हेलो दोस्तों, रवि जी का एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास का बायोलॉजी, जो कि ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी करा रखा है और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि जी आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग देख लेते हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग ने क्या दिखा था, तो कोशिका अंगक में हम लोग देख लिए थे ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे थे, यानी अंतःद्रव जालिका। उसके बाद हम लोग ने गोल्जी उपकरण देख लिया था, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम देखा था। फिर से जो कैमिलो गोल्जी थे उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया था, जहाँ की आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर कैमिलो गोल्जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ इन्होंने अध्ययन किया, कैसे कैसे अध्ययन किया और किस किस चीज़ का खोज किया, ये सारा चीज़ हम लोग ने, ये तथ्य हम लोगों ने देख लिया था। यानी इनको 1906 में सेंटियागो रेमोनी के जाल के साथ नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको, कैमिलो गोल्जी को। ठीक है, तो आइए अब इससे आगे का हम लोग देख लेते हैं, रिविज़न कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नेक्स्ट है 4 नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया, यानी अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट है, इसमें पूरा हो जाएगा ये चैप्टर कवर। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग टॉपिक पे सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी ऊपर में दिया है 4 नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और आप जान लें, यदि नहीं जानते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था, खोज कौन किया था, खोज जो किए थे वो किए थे अल्टमैन। कौन किए थे, अल्टमैन। ठीक है, और वही इसका यदि पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो नामकरण इसका किया था बेंडा। कौन किया था, बेंडा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, और माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर भी आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया करता है। तो कुछ इस तरह का उसका वलय के रूप में होता है। ठीक है, और इसमें छिद्र बने होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो कोशिका का बिजली घर है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ये कितने झिल्ली की बनी होती है, तो डबल झिल्ली का माइटोकॉन्ड्रिया, यानी डबल मेम्ब्रेन का दोहरी झिल्ली का बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखिए बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। बाहरी झिल्ली क्या होती है, आउटर साइड वाला जो मेम्ब्रेन रहता है वो क्या होता है, छिद्रित होता है, उसमें होल रहता है। ठीक है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, यानी भीतर वाली झिल्ली जो होती है बहुत अधिक वलित। ठीक है, वलित कहने का मतलब अब देखे होंगे गाड़ी का हेडलाइट कैसा होता है, पर वलयाकार। ठीक है, यानी वलयाकार यानी वलय के रूप में। ठीक है, वलय मतलब कहने का मतलब कुछ इस तरह का। ठीक है, एक ये सीधा हो गया। ठीक है, और ये मतलब वक्र रूप में पूरा का पूरा नहीं रहेगा, मतलब कुछ जैसा देखे हैं ना, वलय कैसा होता है, इस तरह का वलय होता है ना। ठीक है, तो वलय के रूप में होता है। ठीक है, कौन सा झिल्ली, जो भीतरी झिल्ली रहता है वो बहुत अधिक वलित होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए यानी भीतरी झिल्ली जो होता है बहुत अधिक वलित होता है, ध्यान रखिएगा, और बाहरी झिल्ली में छिद्र होता है। ठीक है, ये वलय जो भीतरी वाली झिल्ली में वलय होते हैं, वलित होती है, तो ये वलय एटीपी बनाने में रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाता है, यानी जो केमिकल रिएक्शन वाला एरिया होता है उसको बड़ा बनाता है। जहाँ पर क्या होता है, एटीपी जो बनाती है केमिकल रिएक्शन, तो उसको एरिया को क्या करता है, ये बड़ा बनाता है। अब बात आता है एटीपी, तो एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एटीपी को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, ए से होता है एडिनोसाइन, टी से होता है ट्राई, और पी से होता है फॉस्फेट। तो ध्यान रखिएगा, एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ दिया करता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये एटीपी बनाने वाली केमिकल रिएक्शन के क्षेत्र को क्या करता है, बड़ा बनाता है। कौन, ये जो वलय है वो बड़ा बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और ये किस झिल्ली में पाया जाता है, तो भीतरी वाली
झिल्ली में वलय पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जीवन के आवश्यक जो केमिकल रिएक्शन है उनको करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, किस चीज़ को ऊर्जा के रूप में प्रदान करता है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा को प्रदान करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी एटीपी बोले तो एडिनोसिन, यहाँ पे एडिनोसिन दिया है, एडिनोसाइन भी बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एटीपी का फुल फॉर्म होता है ये। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी क्या है, कोशिका की ऊर्जा है। ठीक है, यानी एनर्जी ऑफ सेल इज कॉल्ड एटीपी। ठीक है, अब देखिए शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। यानी शरीर क्या करता है, नया केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए या कोई मैकेनिकल वर्क करने के लिए क्या करता है, एटीपी में जो संचित मतलब उसमें ऊर्जा रहती है उसी ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है। क्यों अद्भुत अंगक किसको माना गया है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष प्रकार का अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें इसका अपना खुद का डीएनए तथा राइबोसोम मौजूद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अब देखिए डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम मूलतः प्रोटीन के बने ही होते हैं। यानी तो इसीलिए जब इसका अपना राइबोसोम होगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद का अपना प्रोटीन भी स्वयं बना लेगा। ठीक है, तो वही बात है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए 5 नंबर में दिया है क्या, प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड मतलब क्या होता है, लवक जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लवक। ठीक है, अब देखिए ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्णी लवक, ठीक है, अवर्णी लवक। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं, देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। प्लास्टिड किस में होता है, केवल पादप कोशिका में। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, प्लास्टिड किस चीज़ में होता है, केवल ओनली प्लांट सेल। ठीक है, केवल पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आप लूसेंट में देखिएगा तो लूसेंट में प्लास्टिड कितने प्रकार का, ये लूसेंट में 3 प्रकार का दिया जाता है। ठीक है, यदि आप पीसीएस का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2 प्रकार का ही करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि रेलवे वगैरह में 3 प्रकार का ये लवक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर दिया गया है आगे आपको मिलेगा। देखिए 2 प्रकार का यहाँ पे दिया है, क्रोमोप्लास्ट, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्णी लवक। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्णी लवक। ठीक है, और ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट, यानी इसको बोलते हैं अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक, जो कि रंगहीन होता है या सफ़ेद कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है यानी वर्णी, वर्ण मतलब कलर, ये रंगीन होता है। ठीक है, और एक आता है जो होता है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जिस क्रोमोप्लास्ट में, यानी जो क्रोमोप्लास्ट हो गया यानी रंगीन लवक जिसे बोलते हैं, इसमें क्लोरोफिल वर्णक हरे रंग का होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट हो गया इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। ठीक है, यानी जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको हम लोग हरित लवक बोलते हैं। ठीक है, तो लूसेंट के अनुसार ये 3 दे देता है। कौन कौन लवक हैं, एक हो गया वर्णी लवक, ठीक है, ये हो गया, एक हो गया अवर्णी लवक, ठीक है, और तीसरा हो जाता है हरित लवक। ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार क्या दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी में प्लास्टिड यानी लवक 2 प्रकार के, केवल क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक और ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। और इसी में आगे यदि जिस क्रोमोप्लास्ट में यानी वर्णी लवक में क्लोरोफिल होता है उसी को हम लोग क्या, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, तो आपको मालूम चल गया होगा। अब देखिए जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल यानी पर्णहरित होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित। ठीक है, पर्णहरित। ठीक है, अब देखिए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ठीक है, पौधों में क्लोरोप्लास्ट
प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट किस लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है जिसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, और वो किस कलर का रहता है? हरे कलर का रहता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट किस कलर का, तो उसका ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी कहने का मतलब कलर ही नहीं यानी रंगहीन रहता है, ठीक है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। यानी जो क्लोरोप्लास्ट में होता है इसमें क्लोरोफिल तो होता है जो कि हरे रंग का होता है, ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त पीले और नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। अब पूछेगा क्वेश्चन कि क्लोरोफिल के अतिरिक्त क्लोरोप्लास्ट में किस रंग के वर्णक रहते हैं? तो नारंगी और पीले रंग के। कौन कौन? पीले और नारंगी, ठीक है। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है। प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। यानी जो ल्यूकोप्लास्ट होता है अवर्णी लवक, इसमें क्या क्या संचित होता है? इसमें स्टार्च रहता है, तेल रहता है और प्रोटीन, इस तरह के पदार्थ इसमें संचित रहते हैं, मौजूद रहते हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाले परत होती है। यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी भीतरी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है? बहुत सारी झिल्लियाँ यानी मेम्ब्रेन की परत होती हैं, लेयर होती हैं, ठीक है, जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। और ये परतें कहाँ स्थित होती हैं? स्ट्रोमा में, ठीक है। प्लास्टिड बाह्य रचना में यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है। यानी बाहरी रूपरेखा उसका बनावट कैसा रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में तो अपना डीएनए और राइबोसोम होता ही है, जिसलिए वो अपना खुद का प्रोटीन भी कुछ ना कुछ बना लेता है। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी यानी लवक में भी क्या होता है? अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। अब देखें होंगे माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह का था। इसी प्रकार का जो ये प्लास्टिड होता है वो भी होता है, ठीक है। इसी में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यानी पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं रसधानी यानी वेकल्स, ठीक है। अब देखिए तो रसधानी के बारे में देख लीजिए। रसधानियाँ ये 6 नंबर में है, रसधानी यानी वोकल्स इसको बोलते हैं। देखिए रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। और पूछेगा रसधानी कैसी होती है? ठोस, द्रव या गैस? यानी ठोस या द्रव, ठोस और द्रव दोनों, यानी द्रव कहने का मतलब तरल। पूछेगा ठोस और गैस के रूप में, तरल और गैस के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है रसधानी किस फॉर्म में होती है? तो ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं, ठीक है। चलिए अब देखें ठोस यानी सॉलिड और तरल यानी लिक्विड। देखिए जंतु कोशिका में रसधानी कैसी होती है? तो छोटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। जंतु कोशिका में वोकल्स कैसी रहती है? वोकल्स तो ये छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिका में रसधानी कैसी रहेगी? बहुत बड़ी रहेगी, ठीक है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। यानी कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनकी कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी जो है सेंट्रल में रसधानी है, उसका मेजरमेंट कितना रहता है? लगभग कोशिका के आयतन का 60 से 90% होता है रसधानी का माप, ठीक है। पूरा जो कोशिका का सेल का वॉल्यूम है, आयतन है, उसका लगभग कितना परसेंटेज रहता है केंद्रीय रसधानी का मेजरमेंट लीजिएगा? तो वो 60% से 90% तक रहता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर दिया है पादप कोशिका की राजधानियों में कोशिका द्रव भरा होता है। यानी जो पादप सेल्स होते हैं, प्लांट सेल, उसकी राजधानियों में क्या होता है? कोशिका का द्रव भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करते हैं। कोशिका को क्या करता है? ये हार्डनेस देता है, ठीक है। कौन? जो उसमें द्रव भरा होता है कोशिका में, ठीक है। अब देखिए यानी रसधानी में जो कोशिका द्रव भरा होता है वो इसको कठोरता यानी हार्डनेस प्रदान करता है। देखिए पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। यानी पौधा के लिए उनकी क्रियाओं करने के लिए उसका आवश्यक पदार्थ जो रहता है बहुत सारे पौधों के रसधानी में ही मौजूद होता है, ठीक है। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है, ठीक है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है? अमीनो अम्ल शामिल रहते हैं, शर्करा रहता है, अलग अलग प्रकार के कार्बनिक अम्ल भी रहते हैं तथा कुछ प्रोटीन भी इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक कोशिकीय जीवों में यानी यूनिसेलुलर जितने भी सारे जीव हैं
जैसे अमीबा हो गया, इसकी खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। यानी अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। यानी क्या कर रहा है, कुछ ऐसी भी एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार के विशिष्ट रसधानियाँ हैं। ठीक है, वो क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा में उसमें जल आ जाएगा या कुछ अपशिष्ट पदार्थ आ जाएंगे तो उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। कौन, रसधानी। जो स्पेशल व्हीकल्स रहती है वो क्या करती है, जो एक्स्ट्रा में जल आएगा या अपशिष्ट पदार्थ आएगा उसको शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया, क्या आप 2 ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। बिल्कुल सही है। अभी आप लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो लवक हो गया, प्लास्टिडुओ हो गया। तो इस तरह से प्रश्न हम तो ऐसे आपको बताए थे कि प्रश्न का अलग से वीडियो आएगा। ये सभी अभी रिवीजन चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। बिल्कुल आसान है। ठीक है, 4 नंबर में कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो ये सभी प्रश्नों का हम डिटेल में हल कराएंगे, सोल्व कराएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है। यानी जो प्रत्येक कोशिका होती है उसकी एक अपना संरचना होता है। ठीक है, जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे कि श्वसन हो गया, सांस लेना, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यानी बाहर निकालना अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग कार्य होते हैं और जिनमें श्वसन हो गया, पोषण हो गया, अपशिष्ट पदार्थों का निकालना या प्रोटीन बनाने में सहायता करना, ये सभी कार्य मौजूद होता है। ठीक है, अब देखिए, ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव होता है। और ऐसा क्यों संभव हो पाता है, क्यों संभव है कि ऐसा कार्य होता है, क्योंकि उनमें जो मौजूद झिल्ली होता है तथा उनके अंगक होते हैं, उनके अंग का विशिष्ट स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसी के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, अब देखिए, अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यानी सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो कोशिका ही है, सेल ही है। ठीक है, यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। यानी पूछेगा क्वेश्चन कि जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, VVI कर लगा लीजिएगा। ठीक है, पूछता है, बार बार रिपीट करता है, जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका, दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन कैसे होता है इस पर भी देख लेते हैं। तो देखिए, कोशिका का जो विभाजन होता है ये किस प्रकार का होता है, चलिए देख लेते हैं। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है। यानी वृद्धि करने के लिए उसमें नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं रहती है उनका प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। अब जो नई कोशिका बनती है, यानी जो नई कोशिका उसमें बनेगा ना, ओकरे क्या कहल जाएगा, कोशिका विभाजन कहते हैं। अब मान लीजिए एक चीज़ से विभाजित होगा, यानी टूट के अलग अलग बिखरेगा, तबे ना ओकरा का विभाजन कहल जाएगा। ठीक है, विभाजन यानी डिवाइड, यानी बांट देना। ठीक है, तो वही उसको बांट देता है, विभाजित कर देता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, नया कोशिका एक कोशिका से बनेगा तो क्या होगा, उसका विभाजन होगा तभी ना नया कोशिका बनेगा, नहीं होगा विभाजन तो एक ही में रहेगा। ठीक है, तो वही जैसे ही विभाजन हो गया, अलग अलग हुआ, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोशिका विभाजन। ठीक है, अब देखिए, सूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन नामक 2 मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कितने प्रकार की प्रक्रिया है, 2 मुख्य प्रकार की। ठीक है, मुख्य प्रकार की कितनी है, 2 है। कौन कौन है, सूत्री, अर्धसूत्री। लूसेंट में देखिएगा तो एक असूत्री सूत्री विभाजन भी देता है। ठीक है, सूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री। ठीक है, अब देखिए, सूत्री में असूत्री और समसूत्री आ जाता है और अर्धसूत्री हो गया, तो ये लूसेंट का प्रकार। लेकिन ऐसे मुख्य रूप से देखिएगा तो एक सूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर
कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। यानी कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जमुना में अधिकतर कोशिका यानी अधिकांश कोशिका वृद्धि करने के लिए विभाजित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये देखिए समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन में ये पेरेंट सेल हो गया, मातृ सेल, ठीक है, ये गुणसूत्र हो गया यानी क्रोमोसोम। यहाँ पर संतति कोशिका यानी डाउटर सेल दिया है, यहाँ पर उसका गुणसूत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो फिगर आप समझ गए होंगे, देख लिए होंगे किस प्रकार से मातृ सेल से गुणसूत्र टूटकर अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं में बनती है। दो समरूप संतति कोशिका मतलब एक समान दूगो पेरेंट सेल से दूगो डाउटर सेल बनेगा। संतति कोशिका मतलब डाउटर सेल, ठीक है, और समरूप मतलब समान, एक समान ही बनेगा। ठीक है, थोड़ा फिगर आपको दिखे इसलिए छोटा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए एगो पेरेंट सेल से दूगो समान संतान कोशिका बन रहा है। ठीक है, यानी डाउटर सेल, ठीक है, एक ही प्रकार का बन रहा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान ही होती है। अब देखिए गुणसूत्र भी समान है, देखिए इसमें भी देखिए कलर से पहले समझिए, देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे भी देख रहे हैं, दो ठो ये रेड वाला है, दो ठो ये वाइट वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये गुणसूत्र क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। वही चीज़ दिया है यहाँ पर कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान ही होता है, यानी जो जैसा मातृ कोशिका में गुणसूत्र रहेगा उसी के समान होगा। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। यानी जीव में वृद्धि और ऊतक निर्माण में, ऊतक का जो होता है टिश्यू, उसको मेंटेनेंस करने में कौन सहायता प्रदान करता है, तो गुणसूत्र ही यानी क्रोमोसोम है। ठीक है, अब देखिए आगे, जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं। ठीक है, यानी जंतु हो या पौधा हो, सब तो प्रजनन करबे करता है, और उनके प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर यानी टूटकर क्या होती है, युग्मक बनाती है। ठीक है, जो निषेचन के बाद संतति का निर्माण करते हैं, यानी डाउटर का निर्माण करती है। ठीक है, यह एक देखिए यहाँ पे दिया है, यह एक अलग प्रकार का विभाजन है। किस प्रकार का विभाजन है, अलग प्रकार का विभाजन है। यह क्यों अलग प्रकार का है, क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा कर लिए। अब देखिए, यानी क्यों इसको भाई कहते हैं अलग प्रकार का, मतलब इसको क्यों माना जाता है, क्योंकि इसको अलग प्रकार का विभाजन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट में जो पेरेंट सेल रहेगा इससे 2 बनेगा। ठीक है, और इससे जो अर्धसूत्री से जो बनेगा इससे भी 2 बन जाएगा, और इससे भी 2 बनेगा, यानी 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। तो इसी ही क्या कहते हैं, अर्धसूत्रण कहते हैं या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण विभाजन कहते हैं, जिसमें 2 यानी क्रमशः 2 विभाजन होते हैं, क्रमशः 2, यानी पहला तो यहाँ पे हो गया, इसके बाद भी यहाँ से भी हो गया। ठीक है, तो क्रमशः 2 विभाजन होता है। जब कोशिका और सूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें 2 की जगह कितनी 4 नई कोशिकाओं का विभाजन होता है। ठीक है, 4 नई कोशिकाएं बनती है, तो विभाजन नहीं बनती है। ठीक है, यहाँ से तो विभाजन हुआ, लेकिन यहाँ पर जाके 4 नई कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, अब देखिए नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका यानी पेरेंट सेल की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ठीक है, यानी नई कोशिकाओं में पेरेंट सेल की तुलना में कितना गुणसूत्र रहेगा, आधी रह जाएगा। ठीक है, यह भी कारण है कि इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब देखिए, क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई, तो आइए थोड़ा फिगर द्वारा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए ये तो पेरेंट सेल हो गया, मातृ सेल, और यहाँ पे अर्धसूत्री फेज 1 हो गया। ठीक है, अर्धसूत्री फेज 2 हो गया। तो फेज 1 में देखिएगा कि विभाजन जो हुआ, इसमें भी देख रहे हैं कि गुणसूत्र में थोड़ा सा मतलब चेंजिंग दिख रहा है, कलर में आप देख रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, और यहाँ पे भी देख रहे हैं जो 4 इससे बना है पेरेंट, मतलब ये पेरेंट सेल हो गया, इससे मतलब जो डाउटर सेल बना, इसके बाद जो अर्धसूत्री सेकंड फेज हुआ, इसमें 4 नई कोशिकाएं बन जा रही हैं। ठीक है, तो इन 4 नई कोशिकाओं में भी आप देखिएगा
ध्यान से, तो इसके कलर में डिफरेंस आ गया, इसके अपेक्षा बहुत सारी डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो वही बात है, क्या यहाँ पे दिया था कि देखिए नई, यहाँ पे जब कोशिका और सूत्रण विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, अब गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर फिगर से देखने पर लग रहा है। यहाँ पर देखिए गुणसूत्र यहाँ का मिलाइए और यहाँ का गुणसूत्र मिलाइए। ठीक है, दोनों में कलर का बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी गुणसूत्र को दिखाया गया है। देखिए यही ना गुणसूत्र है ये। ठीक है, तो कलर में देख रहे होंगे डिफरेंस बहुत सारा आ गया, यानी जैसा वहाँ पे था उसका आधा इधर हो गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ हम लोगों ने क्या सीखा इसमें, कुछ उस तथ्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए आपने क्या सीखा, तो देखिए कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो कोशिका है। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई। ठीक है, कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, सही बात है। और ये झिल्लियाँ किस चीज़ की बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली, कोशिका का सक्रिय भाग है, बिल्कुल है, एक्टिव रहता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पदार्थों को छानता है। ठीक है, अब देखिए यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है, यानी रेगुलेट करती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है पादप कोशिका में, यानी जो प्लांट सेल है उसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। यानी पादप कोशिका के झिल्ली के चारों ओर क्या होता है, एक कोशिका भित्ति होता है, लेकिन जंतु कोशिका में यह कोशिका भित्ति नहीं होता है, क्योंकि पादप कोशिका में ही केवल कोशिका भित्ति पाया जाता है, यह भी हमने बता दिया था। अब देखिए कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोशिका भित्ति जो होती है सेल वाल, ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, VVI डबल स्टार इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पादप कोशिकाओं में स्थित जो कोशिका भित्ति है फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोल के माध्यम से बिना फटे जीवित रहने देती है। यानी पादप कोशिकाओं में जो कोशिका होती है, कोशिका भित्ति, वो क्या करती है, फंजाई तथा बैक्टीरिया, फंजाई यानी फंगस और बैक्टीरिया को किस विधि द्वारा बिना फटे जीवित रहने देती है, तो वह अल्प परासरण दाबी घोल जो माध्यम होता है उसके द्वारा बिना फटे उसको जीवित रहने देती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। यानी केंद्रक जो होता है कोशिका द्रव से अलग होता है किस झिल्ली द्वारा, तो डबल झिल्ली द्वारा, यानी डबल मेम्ब्रेन द्वारा। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है, यानी कोशिका का जीवन प्रक्रिया कैसे चल रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ER अंतः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। यानी उत्पादक सतह यानी प्रोडक्ट सरफेस या अंतः कोशिकीय परिवहन, यानी कोशिका के अंदर अंदर जो परिवहन हो रहा है या उसका उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। कौन, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग अंतःद्रव जालिका बोलते हैं। यह कोशिका के अंदर परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। अब देखिए गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है, यानी मेम्ब्रेन से मिला हुआ पुटिका का, ये थैलाओं का, पुटिका मतलब थैला, तो उसका यानी झिल्ली युक्त थैलों का स्तंभ है। कौन, गोल्जी उपकरण। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन करता है, रूपांतरण करता है और उसका पैकेजिंग भी करता है। तो गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है, पदार्थों का संचयन करना, उसका रूपांतरण यानी चेंजिंग करना और उसका पैकेजिंग भी किया जाता है। किसके द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा। ठीक है, जिसका खोज कौन किए थे, गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं, यानी लवक होते हैं। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग लवक कहते हैं, यानी प्लास्टिड कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक जिसे बोलते हैं वर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट में ही क्या होता है, पर्णहरित मौजूद होता है, पर्णहरित जिसमें मौजूद होता है यानी क्लोरोफिल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हरित लवक, यानी हरित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये भी हमने बता दिया। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल के नहीं रहेगा ये तो
क्लोरोप्लास्ट में, तो पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? संचय करना। यानी ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी सर्दी तो हो गया है, तो उससे नहीं दिक्कत है। चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? संचयन करना है। ठीक है, अब देखिए, अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यानी पादप कोशिकाओं में बड़ा केंद्रीय रसधानी होता है। ठीक है, वही जंतु कोशिका में क्या होता है? रसधानी छोटा होता है, ये भी बात सही है। अब देखिए, यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखता है और उसका हार्डनेस भी बनाता है। ठीक है, और यह अपशिष्ट पदार्थ सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय भी करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कौन? तो रसदानी। ठीक है, अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। यूकैरियोटिक में अंगक होता है, ठीक है, वो भी डबल झिल्ली का, और प्रोकैरियोटिक में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी क्या होता है? क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, उनमें केवल छोटे छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। यानी उनमें क्या होता है? केवल छोटे ही राइबोसोम जो होते हैं अंग के रूप में होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है और लास्ट पॉइंट, जीवधारियों में कायिक वृद्धि यानी उनके शरीर की वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती है। यानी उनका काया किस चीज़ को कहता है? शरीर का अंग को कहा जाता है। यानी अंगों की वृद्धि के लिए जीवधारियों में कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। और ये लास्ट था इस चैप्टर का पार्ट 3 था। इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड है। और हो सके तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।